यूनिट 2 सेक्शन डी करेंगे। ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास हो रही है। आज लाइव क्लास मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत सारी नोट्स ऐसा था जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मुझे रिक्रिएट करना पड़ा, इसीलिए मैं लाइव क्लास नहीं लिया आज। आज रिकॉर्डेड क्लास मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग यूनिट 2 सेक्शन डी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को देखेंगे। उसके साथ हम लोग सेक्शन सी में बजटिंग के ऊपर जो अप्रोचेस ऑफ बजटिंग था उसको थोड़ा सा फिर से देखेंगे, क्योंकि ये अप्रोचेस ऑफ बजटिंग का जो नोट्स है वो मैंने थोड़ा सा और डिटेल्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और एक स्टूडेंट्स ने मुझे कल कहा कि मैम जो कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो उसको भी मैं फिर से समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो डाउट क्लियर क्लास भी होगा, उसके साथ साथ मैं सेक्शन डी भी पढ़ाऊंगी। फर्स्ट सेक्शन डी पढ़ा लेती हूँ, न्यू टॉपिक, फिर प्रीवियस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्शन डी पर क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। अच्छा, पॉलिटिक्स के साथ एजुकेशन का क्या रिलेशन है? पहले हम लोग स्टडी किए थे पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होती है कि जो कुछ डिसीजन क्रिएट करना, कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस होती है। पॉलिटिक्स एक इंस्टीट्यूशंस है, मगर पॉलिसी क्या होती है? दिस इज अ core of action. This is the idea. Based on that idea we make some decisions, right? तो वो एजुकेशन फील्ड में अगर हो तो वो एजुकेशनल पॉलिसी बन जाता है। एजुकेशनल पॉलिसी पर भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी गोल्स है उस गोल्स में कुछ प्लान होगा, नहीं पहले तो प्लान नहीं है, जो गोल्स होगा उस गोल में हम लोग देखेंगे उस गोल को फुलफिल करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, कुछ प्लान करना होगा, राइट। वो एक से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5 बहुत सारी प्लान करेंगी और प्लान के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, हर एक प्लान के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेगा और उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमारे कुछ प्रोग्राम्स भी रहेंगे, राइट। सो इस प्रोग्राम्स के थ्रू ही हम लोग इनडायरेक्टली गोल को पूरा करेंगे। तो ये होती है हमारी एजुकेशनल पॉलिसी जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पर। मगर सेक्शन डी पर थोड़ा सा अलग चीज है, यहाँ पर पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस होती है सब्जेक्ट्स, सो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स एक इंस्टीट्यूशंस होती है जहाँ पर स्टेट एंड गवर्नमेंट, नेशनल स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। उन सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होती है उसको समझेंगे। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है क्यों हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट पर पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं, क्या रिलेशनशिप्स है। उसके साथ हमें देखना होगा लिबरल, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल। यहाँ पर बता दूं मैं लिबरल एंड क्रिटिकल को नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये सेक्शन नहीं यूनिट 1 पर है। तो जब यूनिट 1 पढ़ाऊंगी तब लिबरल एंड क्रिटिकल हम लोग पढ़ लेंगे साथ साथ, तो इसीलिए ये 2 टॉपिक बाद होगा। कंजर्वेटिव पढ़ेंगे, बिहेवियरलिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सारी टॉपिक आज डिस्कस होगा, ठीक है। पहले समझ लो पॉलिटिक्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने समझाया पॉलिटिक्स मींस इंस्टीट्यूशंस होती है एक, ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज भी होती है जिसका एम रहती है कि समाज को इम्प्रूव करना, कम्युनिटी को इम्प्रूव करना, एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना, जो एविलनेस है सोसाइटी की उसको दूर करना, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशंस का काम यही होती है।
आप यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखिए जहाँ जैसे कि पॉलिटिक्स होती है हमारी, ठीक है, पॉलिटिक्स पर बहुत सारी काम होती है, पॉलिटिकल लीडर कुछ काम करते हैं, ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं, इसको इस आइडिया के थ्रू आप समझिए, क्यों काम करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारी भला हो सके, राइट। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स लीडर क्या करती है कि कुछ काम करती है, मगर पॉलिटिक्स क्या होती है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर कुछ काम किया जाता है फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। यहाँ पर स्टेट एंड डिनोट्स द ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स आर मेड, यहाँ पर कुछ रूल्स को क्रिएट किया जाता है, कुछ डिसीजन लिया जाता है सोसाइटी को एज ए होल देखते हुए, ना तो कि मैं सिर्फ इस रिलीजियन को देखूंगी या फिर मैं पर्टिकुलर इस रिलीजियस की सोसाइटी को देखूंगी, ऐसे नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पॉलिटिक्स जो इंस्टीट्यूशन होगा वो पूरी सोसाइटी को एज ए होल देखेगा, या फिर यहाँ पर ये भी नहीं देखा जाएगा कि मैं सिर्फ अपर क्लास लोगों को या फिर मैं सिर्फ लोअर क्लास लोगों को ही सपोर्ट करूंगी, मिडिल एंड अपर क्लास डजंट माई जॉब, ऐसे नहीं किया जाएगा। सोसाइटी को एज ए होल देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एजुकेशन के साथ पॉलिटी को हम लोग रिलेट करेंगे। On the other hand, the education system and educator needs the support and patronage of the ruling political system. They also need the public and government agency in order to carry out their function of socialization and training of the people. अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो कि जो एजुकेशन फील्ड होती है, इस एजुकेशन फील्ड्स पर भी ये पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेयरनेस रहती है, जैसे कि सोसाइटी में गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहती है टू लीड अ गुड लाइफ फॉर ईच एंड एवरी पीपल इन आवर सोसाइटी। सिमिलरली वो एजुकेशन पर भी इंटरफेयर करती है। जैसे देखना, अगर एकदम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो जो पार्टी आती है उस हिसाब से कुछ इफेक्ट्स हमारी एजुकेशन फील्ड पर भी आती है, राइट। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का लीडर या फिर पार्टी ये देखते हैं कि मैं जब रहूंगी, ठीक है, मेरी ईयर्स में मेरी पार्टी रिफ्लेक्ट हो सके उस एजुकेशन सिस्टम से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। सो इट इज द साइंस ऑफ गवर्नेंस विच हैज टू डू विद रेगुलेशन, प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस ऑफ अ नेशन और स्टेट। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स देखती है कि नेशन की डेवलप हो सके और स्टेट की डेवलप हो सके, क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, नेशन की भी गवर्नमेंट होती है, राइट। तो दोनों ही, नेशन को भी हम लोग देखेंगे, स्टेट को भी देखेंगे कि वो प्रोटेक्ट रह सके, वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इसको साइंस ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। एजुकेशनल पॉलिसीज आर दोज गाइडलाइन विच एक्सपेडेंट, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट देती है उस गाइडलाइन को जब हम लोग फॉलो करेंगे, यहाँ पर जब कोई गवर्नमेंट हमें कुछ डिसीजंस या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन देती है इन द एजुकेशन फील्ड्स, एंड व्हेन वी फॉलो दिस गाइडलाइंस एंड फुलफिल द एजुकेशनल गोल, सो दिस टर्म इज कॉल्ड द एजुकेशनल पॉलिसी। मगर अगर हम लोग एजुकेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, सो इट इज little bit different, because political socialization क्या है कि it is a national socio economic and cultural development। पॉलिटी हमेशा हमारी पूरी नेशंस को एंड पूरी स्टेट को देखेंगे, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक कल्चर भी आ जाएगा, जहाँ पर देखा जाएगा हर एक गवर्नमेंट देखती है कि इंश्योर करती है कि जो पॉलिटिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल सक्सेस है वो एजुकेशन सिस्टम से आए। क्लियर?
must be involved in the promotion of the interest of the governing power। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया the promotions of the interest of the governing power, मतलब एजुकेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम पर ऐसा कोई करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाए या फिर ऐसा एजुकेशन सिस्टम रखा जाए जिसके थ्रू गवर्निंग पावर की जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद का भी तो देखेगा, इसीलिए गवर्नमेंट देखती है या फिर पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उस टाइम पर वहां पर देखा जाता है कि जो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो एजुकेशन सिस्टम से फुलफिल हो रही है या नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स भी देखेगा कि मेरी इंटरेस्ट फुलफिल हो रही है थ्रू एजुकेशन। अब एजुकेशन फील्ड पर भी देखा जाएगा कि सोसाइटी एंड चाइल्ड का इंटरेस्ट फुलफिल करेगा पॉलिटिकल लीडर्स और दैट टाइप ऑफ पार्टी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है जो मैंने बताया कि जैसे अनदर हैंड पर ये भी देखा जाता है कि एजुकेटर की जो नीड्स है, जो सपोर्ट है, जो पैट्रोनेज है, वो पॉलिटिकल सिस्टम की रूलिंग्स पर आती है। दे ऑल्सो नीड द पब्लिक एंड गवर्नमेंटल एजेंसी इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर फंक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है पीपल को, सोशलाइज किया जाए, स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, ये देखा जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में। मतलब गवर्नमेंट, सीधा सीधा ये समझो कि गवर्नमेंट देखेगा कि स्टूडेंट्स की नीड फुलफिल हो। इसका मतलब पॉलिटिक्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि स्टूडेंट्स की नीड फुलफिल किया जाए थ्रू एजुकेशन। अब और एक चीज देखा जाएगा एजुकेशन फील्ड पर कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिसके थ्रू पॉलिटिक्स की जो इंटरेस्ट है और या फिर पॉलिटिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिफ्लेक्ट हो सके एजुकेशन सिस्टम से। तो ये होती है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम रहा इस कंसेप्ट को समझने में तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पर, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आप लोगों के लिए। हो सकती है कि किसी चीज पर डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगी और इजी तरीके से समझाने का। ठीक है, तो यही तक होती है पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड रिलेशनशिप। अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिज्म। मैं थोड़ा सा फिर भी देख लेती हूँ। हाँ, अब हम लोग कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड रुको, इसको मैं स्लाइड शेयर मोड पर पढ़ाऊंगी। हाँ, आ गया। अच्छा, आप लोग अब बताओ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म से आप लोगों को क्या एक आइडिया आ रही है? कंजर्व करना, राइट? कुछ चीजों को आपको यहाँ पर कंजर्व करके रखना है, टू स्टोर एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अब इसको हम पॉलिटिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म इन पॉलिटिक्स। देखो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, इसीलिए हमें इसकी जो इनर मीनिंग है उसको समझना होगा, वो हमारी एजुकेशन फील्ड के लिए काफी है। ठीक है, कंजर्वेटिव prescriptions are based on what they regard as experience rather than, समझो इसको, rather than reason। मतलब कि जो रीजंस होती है, जो कारण होती है कि मॉडर्नाइजेशन लेके आना, रिवोल्यूशंस लेके आना, जो मैं हम लोग इतना भारी भारी टर्म यूज करते हैं ना, चेंजेस, रिवोल्यूशंस, मॉडर्नाइजेशंस, इन सभी के अगेंस्ट है कंजर्वेटिज्म। दे ऑलवेज सपोर्ट द एक्सपीरियंस्ड, मतलब एक्सपीरियंस पीपल ज्यादा पता होती है, इतना चेंजेस लेने की जरूरत नहीं है, जो चले आ रही है वो सबसे ज्यादा ठीक है क्योंकि वो सारी चीज एक्सपीरियंस्ड है। जैसे कि देखो जब घर में
हम लोग बच्चे लोग जब बैठे रहते हैं और बड़े लोग बैठे रहते हैं, तब क्या होती है कि बच्चे लोग जब कोई कुछ कहते हैं तो बड़े लोग कह देते हैं कि तुम्हें पता है दुनियादारी हम लोग देखे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो तुम चुप बैठो, जो हम लोग कह रहे हैं उसको मान के चलो। तो दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अगर कोई कहा कि नहीं ये गलत है, अभी की समझ में या फिर अभी की प्रेजेंट लाइफ पर ये सब कुछ प्रिज्यूडिस है। ठीक है, कोई भी सपोज कीजिए टॉपिक के बारे में फैमिली के साथ बच्चे लोग बड़े लोग सभी मिलके बातचीत हो रही है, डिस्कशन चले, सो थ्रू दिस डिस्कशंस अब सपोज बच्चे लोग ने कहा कि नो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस आर ऑल प्रिज्यूडिस, अभी चेंज हो रही है सोसाइटी, हमें कुछ न्यू थिंग करना चाहिए, सभी को इक्वालिटी देना चाहिए, जैसे कोई भी चीज लेके डिस्कस हो रही है तो उस हिसाब से वो लोग बोल रही है। सो जो यंग एडल्ट लोग हैं वो एडल्ट लोग कह रही है कि नहीं दिस इज रॉन्ग बिकॉज तुम्हें दुनियादारी नहीं पती है, हम लोग दुनियादारी देखे हैं, वी नो वी एक्सपीरियंस्ड आवर, हम लोग लाइफ पर बहुत सारी चीज देखे हैं, हमें पता है कौन सी चीज सही होगा कौन सी चीज गलत होगा, ये सब कुछ अभी नहीं हुआ है, ये जो चीज बनाया गया है वो बहुत सारी सोशलिस्ट लोगों ने बनाया है, कुछ सोचकर ही बनाया होगा ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तुम लोग आके बोल रहे हो कि नहीं ये चीज गलत है वो चीज गलत है, अभी मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे हो, मगर ये जो चीज अभी चल रही है वो बहुत ही सोच समझ के चल रही है, तो ये सब कुछ मत बोलो क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस्ड है। सो दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इज कॉल्ड द कंजर्वेटिज्म। ठीक वैसे ही इसको भी समझो कि कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि एक्सपीरियंस ज्यादा ठीक है rather than to certain changes or certain revolutions. Okay, the ideal and the practical are inseparable। मतलब आप आइडियल को, जो आइडियल एक चीज होती है और प्रैक्टिकल लेवल एक चीज होती है, दो अलग अलग चीज होती है। यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना होगा वैल्यू को, वैल्यू इन द सेंस जो मॉरलिटीज होती है, ठीक है, जो वैल्यूज होती है जो चली आ रही, जो प्रथा चली आ रही है, उस वैल्यूज मॉरलिटीज को, सेंस को हमें रिप्रेजेंट करना है। पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर हम लोग सभी लोगों की बात को सुनेंगे मगर कंजर्व करेंगे सिर्फ उस चीज को जो एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ये पेसिमिस्टिक व्यू से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। कंजर्वेटिज्म, जैसे कि मैंने कहा कि कंजर्वेटिव के अनुसार आइडियल एंड प्रैक्टिकल आर इंसेपरेबल। यहाँ पर बिलीव किया जाता है डिडक्टिव थॉट को। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होती है, जो चली आ रही है या फिर जो सभी मानते हैं उसको ये हम डिडक्टिव कहते हैं, राइट। तो डिडक्टिव थॉट को ये बिलीव करती है। अब चलो नेक्स्ट, अब बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे। 1789 पर एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी जहां पर सोसाइटी बहुत सारा चेंजेस हुआ था। ये कंजर्वेटिज्म आया क्यों, जहां पर सभी लोग चेंजेस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं चेंजेस को लेके। सो कंजर्वेटिज्म एक ऑपोजिट क्यों आइडियलिस्ट या फिर आइडियलिज्म को लेके आया, क्योंकि जो 1789 पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पर लिबर्टी या फिर फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी का वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया। इसीलिए फॉर दैट रीजन उस हिसाब से कंजर्वेटिज्म आया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम लेवल पर या फिर सर्टेन चेंजेस आना जरूरी नहीं है, जो है उसको ही हम लोग कंजर्व करके चलेंगे। 19th सेंचुरी पर लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म ये सब कुछ आया। ठीक है, ये सभी आइडियोलॉजीज है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी, सोशलिज्म आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी, इन सभी का अगेंस्ट था कौन, इन सभी का अगेंस्ट था कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का फादर जिसको कहा जाता है वो है एडमंड बर्ग। ठीक है, 1729 एंड 1797 पर इन्होंने यहाँ पर कहा
कि वाइडली रिगार्डेड एज द फिलोसॉफिकल फाउंडर ऑफ द कंजर्वेटिज्म, जो मैंने कहा कि इसको फादर कहा जाता है, उसको फाउंडर कहा जाता है कंजर्वेटिज्म का. He said that all of Above's ideologies are not historically time tested. यहाँ पर tested आएगा, ठीक है. क्यों इसको, ये जो लिबरलिज्म, सोशलिज्म आइडियोलॉजी या फिर मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, इसको क्यों यहाँ पर अगेंस्ट किया या फिर क्यों इसको कंसिडर नहीं किया कंजर्वेटिज्म ने? सो एडमंड बर्क ने कहा कि दिस all ideologies we are not considered because they are not experienced or timely tested. देखो, टाइमली टेस्टेड का मतलब ही होती है एक्सपीरियंस्ड, राइट? तो यहाँ पर हिस्टोरिकली मतलब, हिस्टोरी का मतलब जो चले आ रही है, इन द पास्ट से प्रेजेंट तक अभी वो चीज चली आ रही है, सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल. तो हिस्टोरिकली वो टाइमली टेस्टेड नहीं है, ठीक है. सो पहले जो चली आ रही है वो जो चीजें वो टाइम टू टाइम टेस्टेड हो रही है और उसको लोग मान के चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं टाइमली टेस्टेड, और अनदर टाइम पर उसको हम एक्सपीरियंस भी कहते हैं. मगर जो लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म सर्टेनली चेंजेस की बात कह रहे हैं, वो नॉट टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम. अब नेक्स्ट देखो, बेसिक आर्गुमेंट. बेसिक आर्गुमेंट पर क्या हुआ कि कंजर्वेटिज्म डिफेंडेड ट्रेडिशनल ऑर्डर, इट मीन्स टू कंजर्व, मतलब कंजर्वेटिज्म कहते हैं इन द ट्रेडिशनल जो लॉज, जो वैल्यूज, जो ऑर्डर्स हो रही है उसको कंजर्व करो, उसको स्टोर करो, बिकॉज दे आर टाइमली टेस्टेड. Human beings are intellectually and morally imperfect. क्यों imperfect कहा गया मैं समझाऊंगी. इसकी पॉइंट्स को समझो, जिसको हम बाउंडेड नॉलेज कहते हैं. सो इस टर्म को याद रखना, बाउंडेड नॉलेज, ठीक है. सो दिस आर बाउंडेड नॉलेज. ह्यूमन बींग्स आर इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली इम्परफेक्ट, क्योंकि कंजर्वेटिज्म का मानना है कि जो ह्यूमन बींग है वो इम्परफेक्ट से वो बॉर्न हुआ है, ठीक है. सो दे आर बॉर्न विद द इम्परफेक्शंस. सो उसको परफेक्ट करना है, दोज वैल्यूज एंड मोरालिटी विच आर टाइमली टेस्टेड. आई होप इट इज क्लियर, राइट? चलो नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड प्रिजर्व दोज वैल्यूज. हम लोग प्रिजर्व करेंगे सिर्फ उस वैल्यूज को विच आर टाइमली टेस्टेड. देखो बार बार बोला जा रहा है टाइमली टेस्टेड, दैट मीन्स एक्सपीरियंस्ड एंड वर्किंग फ्रॉम सेंचुरीज इफेक्टिवली. मतलब ये सिर्फ टाइमली टेस्टेड नहीं है, वो चले आ रही है बहुत दिनों से, दैट मीन्स हिस्ट्री. The term conservative was instituted by 1815 by supporters of the newly restored बर्बन मोनार्की. अब इसका मतलब समझो, ये जो कंजर्वेटिव की टर्म है, हम लोग जो कंजर्वेटिव कर रहे हैं, तो इस टर्म को सपोर्ट किया है बर्बन मोनार्की ने फर्स्ट. अब इसकी समर्थन के बाद बाकी जो लोग हैं उसको इस कंजर्वेटिव टर्म को यूज किया है, जैसे कि फ्रैंकोइस अगस्ट रीनी, विक्टम डी चार्टब्रिरांड, इन सभी ने, बहुत डिफिकल्ट नेम है मगर थोड़ा सा हमें याद रखना होगा, जैसे कि अगस्त से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, विकम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग याद रखेंगे. तो मगर बर्बन मोनार्की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कंजर्वेटिव इस टर्म को सपोर्ट किया है, राइट? अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री को यहाँ पर मान के चलते हैं, जो चली आ रही है बहुत दिनों से, विच आर टाइमली टेस्टेड. एंड ऑल्सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो यूज हो रही है बहुत दिनों से, वर्किंग फ्रॉम सेंचुरीज इफेक्टिवली. सो ये टाइमली टेस्टेड भी है, ये हिस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, राइट? अच्छा, ह्यूमन इम्परफेक्शन के बारे में स्टडी किया. प्रिजुडिस एंड रीजन का मतलब क्या होती है यहाँ पर, कि हम लोग यहाँ पर कोई भी
सर्टेन चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर जो भी होगा वो प्रिजर्व्ड रहेगा। ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात कही है और अगेंस्ट है लिबर्टी एंड इक्वालिटी के ऊपर। व्हाई दे आर against the liberty and equality? Because conservatism thoughts that men are born with some talent and ability, so this talent and ability are not equal, so is based on their ability they get job or any work also. So हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सभी को इक्वल जॉब मिलेगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां पर where we see that the ability, the capabilities are different. So how we can thought that equality is available each and everywhere, but whereas we see that the ability and capability is not equal from individual to individual, इसीलिए वो लोग equality को अगेंस्ट है कि इक्वालिटी यहाँ पर कैसे आएगा, जहां पर आपकी कैपेबिलिटी मेरी कैपेबिलिटी मैच नहीं करती, तो आप कैसे सोच लेते हो कि हम और आप सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी हम दोनों को मिलेगा। यही बात कहते हैं। ऑथोरिटी एंड पावर होना चाहिए सोसाइटी में, वो जब हम लोग, एक सेकेंड देखो कहां से कहां आ गया, ये लाइन मैं इरेज कर देती हूँ इसको। हाँ, ऑथोरिटी एंड पावर आएगा जब हम लोग ऑर्गेनिक सोसाइटी के बारे में समझेंगे, तब ये ऑथोरिटी एंड पावर क्यों जरूरी है उसको समझेंगे। अच्छा, रिलीजियन एंड मॉरलिटी मतलब इसको, जैसे कि वैल्यूज, रिलीजियन मॉरलिटी को कंजर्व करो, ये बात कहा है। ठीक है, देखो ट्रेडिशंस में क्या था कि हमारी जो वर्ल्ड है, ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म ने ये बात सोचा कि हमारी जो वर्ल्ड है वो क्रिएटेड बाय द गॉड। अगर हम लोग किसी चीज को नहीं मानेंगे, सर्टेन चेंजेस लेके आएंगे, सो वी थॉट दैट हम लोग गॉड को चैलेंज कर रहे हैं या फिर गॉड की जो भी क्रिएशंस है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी कस्टम और प्रैक्टिसेस जो कहा है वो गॉड ने ही बनाया है, ये मानते हैं ट्रेडिशनल लोगों ने। अच्छा, अब देखो जो हम लोग, फादर कौन है बताओ? एडमंड बर्क है। सो एडमंड बर्क के कोटेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। एडमंड बर्क ने कहा कि सोसाइटी एज ए पार्टनरशिप, सोसाइटी को कहा गया बिकॉज हियर बिटवीन दोज होल आर लिविंग, यहाँ पर सिर्फ जीवित लोगों को हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर जीवित लोगों के साथ साथ जो डेड पीपल है और जो अभी अभी बॉर्न पीपल है, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको भी एज ए पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग पकड़ के चलेंगे सोसाइटी में। मतलब समझ में नहीं आया, राइट? समझाती हूँ। देखो, जो अभी लिविंग पीपल है, जो जीवित पीपल है, जो जीवित मानव है, वो जो काम कर रही है, जो वैल्यूज, जो कंजर्वेटिव, जो कंजर्व किया गया है, जो वैल्यूज एंड मॉरलिटीज को, उसको पकड़ के चल रहे हैं। सो वी नो दैट दिस पीपल आर कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस वैल्यूज एंड फॉलो दिस वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो ये लिविंग पीपल है, इसको हम काउंट डाउन करेंगे। मगर जो पीपल अभी जीवित नहीं है, मगर वो पीपल इस वैल्यूज को, इस मॉरलिटी को क्रिएट किया है, इसको एक हमारे लिए इन्फ्लुएंसर है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? जिसको हम मॉरल कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, ह्यूमन आर ऑल्सो मॉरल, ऐसा कुछ काम करो जिसके थ्रू आप मॉरल बन जाओ सभी के लिए। सो यहाँ पर वही चीज है, दोज हु आर डेड का मतलब जो चीज कुछ किया गया है, जो लोग कुछ करके गए हैं इस दुनिया से, करके गए इन द सेंस कि कुछ मॉरलिटीज एंड वैल्यूज को टाइमली टेस्टेड एंड हिस्टोरिकली वैल्यू के साथ वो लोग कंजर्व करके रखे, उसको भी यहाँ पर हम लोग काउंट डाउन करेंगे। और जो पीपल अभी बॉर्न हुआ है, न्यू बॉर्न पीपल, दे तो इम्परफेक्ट है, उसको भी हमें क्या करना होगा? उस वैल्यूज के साथ, उस मॉरलिटी के साथ परफेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये कहा है एडमंड बर्क ने। अच्छा, अब देखो ट्रेडिशंस को क्यों इतना ज्यादा जोर दिया गया? क्योंकि कहा गया विजडम ऑफ पास्ट में जो लोगों ने
इस वैल्यूज को, उस क्रिएट को बनाया है, ठीक है, वो टाइमली टेस्टेड है, वो सिलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन द टाइम, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशंस, अभी वो लोग हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रेडिशंस की जो वैल्यूज है वी मस्ट टू कंजर्व दैट, ये कहा है कंजर्वेटिज्म ने। अब ह्यूमन इम्परफेक्शन का मतलब समझो, जो मैंने कहा ना कि ह्यूमन बीइंग इम्परफेक्ट बनते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सेल्फ रिलायंट होते हैं। जो अदर्स आइडियोलॉजिस्ट है, इसको पहले समझेंगे फिर कंजर्वेटिज्म को समझेंगे, ठीक है। अदर्स आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मानव तो सेल्फ रिलायंट है, मतलब खुद के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, जो चीज जरूरी है उसको, वो चीज को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, लिबरल है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को नेचुरली गुड कहा गया है और दे कैन बी मेड बाय चेंजिंग सोशल सर्कमस्टेंसेस, मतलब वो पहले से ही ठीक है। अगर दे कैन बी मेड, अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो गुड पीपल नहीं है, हम लोग उसको गुड पीपल बना सकते हैं टू चेंज आवर एनवायरमेंट, आवर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जैसे कि ऐसे मान के चलो कि कोई स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छा है, मगर कोई स्टूडेंट्स है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्लासरूम पर, चोरी कर देते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब वो ट्रूथफुलनेस नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा झूठ कहते हैं, तो वो गुड पीपल नहीं है। तो उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, टू क्रिएट सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड चेंज द प्रीवियस एनवायरनमेंट ऑल्सो, देन द पीपल को हम लोग ऑटोमेटिकली गुड बना सकते हैं। तो ये हमारी जो आदर्स आइडियोलॉजिस्ट है, जो साइकोलॉजी है, वो भी यही बात कहते हैं। मगर कंजर्वेटिज्म ने कहा, जैसे कि उपन्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होती है। कंजर्वेटिज्म क्या होती है? कंजर्वेटिज्म ने कहा कि ह्यूमन बीइंग इम्परफेक्ट है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो पहले से ही गुड बनकर बॉर्न किया है। न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट है, वो इम्परफेक्शन से बना है, ठीक है, अभी तो जन्म लिया है, अभी अभी वो न्यू बॉर्न है। सो हम लोग कैसे इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट है? तो कंजर्वेटिज्म ने कहा कि वो इम्परफेक्ट है, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है, वो डिपेंडेंट है सभी से, सोसाइटी से डिपेंडेंट है, फियर ऑफ आइसोलेशन, मतलब वो अलग नहीं रह सकते, वो सभी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। वी want to stay safe, वो सेफ रहना चाहते हैं, सभी के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। फील सेफ इन फैमिलियर प्लेसेस, पहले बच्चा फैमिली के पास ज्यादा सेफ फील करती है, ठीक है। अगर उसको ज्यादा लिबर्टी देंगे, हम ज्यादा चॉइसेस दे देंगे, हाँ तुम जो चाहे वो कर लो, तब क्या होगा? जनरेट चेंजेस आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा, उसमें इनसिक्योरनेस आ जाएगा, सैक्रिफाइस लिबर्टी टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर। सो यहाँ पर लाइफ इज स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, तो यहाँ पर कहा कि सैक्रिफाइस करो, तभी आप सोशल जो ऑर्डर्स होती है उसको आप फॉलो कर सकते हो। हमारी लाइफ स्टेबल है एंड प्रेडिक्टेबल है जब हम लोग उस वैल्यूज को फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। तो ये होती है ह्यूमन परफेक्शंस का थ्योरी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म। मैं और एक बार रिवाइज कर देती हूँ कंजर्वेटिज्म का ह्यूमन परफेक्शन। ह्यूमन परफेक्शन में कहते हैं कि सभी बच्चे जब भी जन्म लेते हैं तो वो सभी बच्चे इम्परफेक्शन रहते हैं, तभी वो परफेक्ट बन सकते जब he or she can follow the preserves or conserves values and morality which are timely tested, तभी उसकी लाइफ स्टेबल बनेगा, प्रिडिक्टेबल बनेगा। क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि वो सेफ रहे, वो आइसोलेटेड ना हो सोसाइटी से, वो सभी के साथ रहना चाहते हैं। तो हमें
जो कंजर्व किया है वैल्यू एंड मोरालिटी को, उसको पकड़ के चलना होगा। अगर हम लोग ज्यादा लिबर्टी देंगे, ज्यादा चॉइसेस देंगे, तो वो गलत रास्ते पर चला जाता है, वो लाइफ की अनसर्टेनिटी आ जाती है, बच्चा अनसेफ फील करती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक सोसाइटी का मतलब होती है ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड एंड सिक्योरिटी सीकिंग क्रिएचर। मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है, सोसाइटी में। दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बगैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये एक पार्ट है सोसाइटी का। फैमिली, फ्रेंड, कॉलेजेस, नेशंस, ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट होती है। तो हम लोग इंडिविजुअल को कैसे मान के चलेंगे, जहां पर सोसाइटी एक पार्ट होती है, जैसे कि हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर, ठीक वैसे ही सोसाइटी के हर एक इंस्टीट्यूशन से डिपेंडेंट। हम एक सोशल एनिमल की तरह है। ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि सोसाइटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर सोसाइटी को हम लोग एज ए होल देखेंगे rather than to individual. Like a human organism, you cannot change the positions, heart, brain and liver. जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि हमारी जो बॉडी पार्ट होती है, आप लोग ये नहीं कह सकते हाथ बहुत दुख रहे हैं, हाथ को खोल कर रख देते हैं, बाद में हाथ को फिर से जोड़ देंगे। डज नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक वैसे ही सोसाइटी ऐसा एक पार्ट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते लाइफ से। सिमिलरली यू कैन नॉट इंटरफेयर विद द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन। ठीक वैसे ही आप सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मोर ओवर सोसाइटी इज अ नेचुरल ऑर्गेनिज्म नॉट क्रिएटेड बाय इंडिविजुअलनेस। हम लोग एक इंसान ने नहीं बनाया, सभी मिलकर सोसाइटी होती है। सो इट इज नॉट अ इंडिविजुअलिस्टिक। फैमिली को हम क्रिएट नहीं करते, फैमिली को कोई भी ये कह सकते हो कि कोई भी उद्देश्य लेके फैमिली पर नहीं रखी, क्योंकि फैमिली से हम प्यार करते हैं इसीलिए फैमिली पर रहते हैं। ठीक सिमिलर टू सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है, जहां पर लव एंड केयर रहेगा। अच्छा, और एक चीज जो मैंने कहा यहाँ पर, जो ऑथोरिटी एंड पावर, ऑथोरिटी एंड पावर कहाँ से आएगा? देखो यहाँ पर जब हम लोग ह्यूमन इम्परफेक्शन की बात कर रहे थे, तब ये कहा था कि कुछ मॉरल वैल्यूज को लेके चलना होगा। अगर लिबर्टी ज्यादा देंगे, ज्यादा चॉइसेस देंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि ग्रीडी, सेल्फिश, वायलेंट नहीं होना है। ज्यादा लिबर्टी दोगे तो ये सब कुछ क्रिएट होगा, क्राइम होगा। इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉज को हमें क्रिएट करना होगा जस्टिस को लेके आने के लिए। इसीलिए यहाँ पर ऑथोरिटी एंड पावर की बात बोली गई है। क्लियर? अब की थिंकर्स की बात करो तो मैं सिर्फ यहाँ पर एडमंड बर्ग की बात करूंगी, जो कि फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है लॉक ह्यूम से। फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। उसकी मेजर वर्क एक बुक लिखा है 1719 पर, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस 1790। पॉलिटिक्स कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, पॉलिटिक्स को हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से नहीं घेर सकते। यहाँ पर हिस्टोरिकली टाइमली टेस्टेड होगा, कंजर्व किया जाएगा। ये अपोज है फ्रेंच रिवोल्यूशंस की। यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस इन ऑर्डर टू कंजर्व, जो कंजर्व किया गया है उसको ही पकड़ के हम लोग चलेंगे। क्लियर? तो चलो यहीं पर ये कंजर्वेटिज्म खत्म होती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अभी चलो पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच के बारे में। सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होती है कि इट डेवलप, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सिस्टम अप्रोच। अच्छा पहले बताओ सिस्टम अप्रोच क्या है। जो एक सिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं, उस सिस्टम का कुछ सब सिस्टम होती है,
दोज आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। जैसे कि अगर एजुकेशन एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी सब सिस्टम भी होती है, जैसे कि टीचिंग मेथड्स, करिकुलम, बहुत सारी ऐसी सब सिस्टम होती है। दे आर रिलेटेड टू द एजुकेशन, इफ दे आर सेपरेबल सो एजुकेशन गोल इज नॉट फुलफिल्ड। Education goal or education system is fulfilled when those subsystems are connected with each other, and we can improve and success the subsystems, so we can say that education systems also be successed. Okay, सो सिमिलरली सिस्टम अप्रोच क्या होती है? सिस्टम अप्रोच पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई भी एक सिस्टम हो, कोई भी एक सिस्टम हो और उस सिस्टम में बहुत सारी सब सिस्टम है, ठीक है, S1 S2 करके बहुत सारी सब सिस्टम होती है। अब दो सब सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। तो ये जो सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिक्स है, इसको डेवलप किया है डेविड ईस्टन ने, जहां पर इनपुट प्रोसेस आउटपुट आएगा। देखो एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो एजुकेशन पर भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट आती है। इनपुट होती है हम लोग, टीचिंग मेथड्स होती है प्रोसेस, और आउटपुट हो जाती है स्टूडेंट्स की रिजल्ट, राइट। तो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट हो जाती है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम पर भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट होती है। इनपुट पर क्या होती है? डिमांड आती है। आउटपुट और एक चीज होती है, इनपुट पर डिमांड के साथ साथ सपोर्ट भी आती है। मतलब कोई, हम लोग सपोज कीजिए कोई डिसीजन सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सिचुएशंस ऐसा क्रिएट हुआ है जो कि हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं है, सो वी डिमांड दैट कि एबीसी सिचुएशंस आर रिक्वायर्ड एंड वी वांट टू दैट सिचुएशंस, ठीक है, ऐसे करके डिमांड कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट। तो ये डिमांड हुआ। या फिर सपोर्ट पर क्या होती है? सपोज यू जस्ट थॉट दैट गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन, नॉट अ टेक, मेक अ डिसीजन, गवर्नमेंट मेक अ डिसीजन एंड अनाउंस दैट ये डिसीजन कैसा है, ठीक है। तब क्या होगा कि अगर हमें अच्छा लगता है वो डिसीजन, सो वी सपोर्ट दिस, तो एंड तब गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो ये डिमांड एंड सपोर्ट कहां पर आती है? इनपुट पर आती है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा गया कि डिमांड क्या होती है? एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, एक सेकेंड रुको, माउस काम नहीं कर रही, हाँ चलो, एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन और कॉल फॉर डिसीजन। तो सपोर्ट क्या होती है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ऑलरेडी एक डिसीजन बना दिया है या फिर कोई सिचुएशन चल रही है एंड वी ओबे दिस सिचुएशन, जैसे कि टैक्स पेमेंट करना। तो ये तो कब से चली आ रही है टैक्स पेमेंट करना, और हम लोग बहुत ही ईमानदारी से टैक्स को पेमेंट करते हैं, राइट। तो वी सपोर्ट दिस थिंग्स। तो ये होती है इनपुट, जिसके थ्रू ये सिस्टम पूरी चल रही है। अगर हम लोग इनपुट ही सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, आउटपुट भी नहीं आएगा। तो ये सपोर्ट एंड डिमांड क्या है? ऐसे इनपुट है। आउटपुट क्या है? डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। अब हमारी सपोर्ट, हमारी डिमांड से अथॉरिटी, गवर्नमेंट क्या काम करेगा, ठीक है, वो होती है हमारे लिए, मतलब कौन सी काम करेगा और हमें कौन सी काम वो रिफ्लेक्ट करके आएगा, वो होती है हमारी आउटपुट, ठीक है। एंड फीडबैक क्या होती है? अगर जो काम किया है गवर्नमेंट ने वो काम अच्छा लगता है तो पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग रिलेशनशिप समझ लिया, कंजर्वेटिज्म ने समझ लिया, सिस्टम एनालिसिस भी समझ लिया। अब रैशनल चॉइस थ्योरी को समझेंगे। रैशनल चॉइस थ्योरी एंड बिहेवियरिज्म दोनों को समझना होगा। बिहेवियरिज्म कहा था यहाँ पर, रुको देख लेती हूँ। ओ हाँ, ये बिहेवियरिज्म है और रैशनल चॉइस थ्योरी है। बिहेवियरिज्म समझेंगे। अच्छा,
अब देखो ये बिहेवियरलिज्म हमारी साइकोलॉजी से अलग है, ठीक है। पहले तो चार्ल्स मार्टिन ने बिहेवियरिज्म को पॉलिटिकल साइंस पर डेवलप किया। 1930 पर चार्ल्स मार्टिन ने डेवलप किया है बिहेवियरिज्म को इन द पॉलिटिकल साइंस, बट इट इज नॉट वर्कड फॉर द लॉन्ग टाइम। व्हाई? बिकॉज चार्ल्स मार्टिन की जो बिहेवियरिज्म था इट्स बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। उन्होंने कहा यहाँ पर पॉलिटिकल बिहेवियर को हम लोग चेंज करेंगे बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग, इंटरव्यू एंड स्कोरिंग, जो साइकोलॉजी पर होती है। मगर 1967 पर डेविड ईस्टन ने आया और इसकी जो पूरी कंसेप्ट है, पूरी इसकी कंसेप्ट को बदल दिया। डेविड ईस्टन ने कहा कि देखो साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड पॉलिटिकल बिहेवियर बोथ आर डिफरेंट, हाउ वी रिलेटेड टू ईच अदर। साइकोलॉजी पर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे मगर पॉलिटिकल बिहेवियर पर वी कांट डू दिस बिकॉज ये एक प्योर साइंस की तरह है, जैसे कि फैक्चुअलिज्म कहते हैं इसको हम, जिसका मतलब होती है जैसे प्योर साइंस पर देखना कि फैक्टर्स होती है या फिर कुछ फैक्ट्स होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मुझे ठीक पसंद नहीं है कि सूरज मामा स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है, तो एक काम कर देती हूँ, पृथ्वी को स्थिर कर देती हूँ, सूरज मामा को घुमा देती हूँ पृथ्वी के आसपास। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। We can't change that behavior, that system. This is facts and these facts we study on our books, right? तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस पर होती है कि हम लोग पॉलिटिकल लीडर के बिहेवियर को क्यों चेंज करेंगे, उसकी बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, इसको हम बिहेवियरलिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो, अब propositions of theory is true and if it is the correspondence with objects fact, मतलब एक थ्योरी होती है जो कि ट्रू होगा और वो फैक्ट के साथ आएगा। फैक्ट का मतलब होती है जो है वो सो है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। साइंटिफिक नॉलेज ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि प्योर साइंस होती है जहां पर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि न्यूटन की लॉ होती है, चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट्स है। सो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्या होती है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होती है इन आवर पॉलिटिकल वर्ड की ह्यूमन की बिहेवियर। तो अगर प्योर साइंस की बात करेंगे, प्योर साइंस में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का मतलब तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को नहीं देख सकते, मगर इन द पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का मतलब होती है ह्यूमन बिहेवियर, बट we can't change this human behavior, we only observe and study this human behavior. Clear? Human behavior exists certain regularities. Focus on the study shifted from institution to human behavior, मतलब political जो institutions होती है वहां पर हर एक लीडर की human behavior को हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे। Focus on political actors and their leader, making political science value free and value natural. Value free and value natural का मतलब we cannot change things, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 8 intellectual things के बारे में बताया है, ठीक है, डेविड ईस्टन ने, उसके बारे में देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फर्स्ट क्या है? रेगुलरिटीज। नेक्स्ट है वेरिफिकेशंस, मतलब इन द रेगुलर वे वी स्टडी द पॉलिटिकल लीडर्स बिहेवियर, वी ऑल्सो वेरीफाई इट, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, इसको क्वांटिफाई करेंगे, वैल्यूज को फ्री रखेंगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर पर रखेंगे, ये प्योर साइंस से रिलेटेड होती है और यहाँ पर इंटीग्रेशंस भी आ जाती है, ठीक है।
अच्छा, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट क्या होगा, रैशनल चॉइस थ्योरी, जिसको डेवलप किया है हार्वर्ड सिमोन ने, ठीक है। ये जो भी चीज दिया है ना मैंने, इसके यहाँ पर डिटेल्स में दिया है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्या होगा, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वीनस स्कूल ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट से। कंटेनमेंट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आर मेरी प्रोवर्ड्स नॉन साइंटिफिक, ही एडवोकेट फॉर सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यूज। यहाँ पर कहा गया ठीक सिमिलर चीज है, इसीलिए देखो रिलेटेड है दोनों एक साथ की। यहाँ पर फैक्ट्स एंड वैल्यूज को उन्होंने अलग अलग करा है। फैक्ट्स बेस्ड है साइंस के ऊपर, ठीक है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैन बी यूनिवर्सली वैलिड। जो फैक्ट्स होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो वैलिड होती है। फॉर हिम administration is all about the decisions making. Decisions are as important as actions. Actions are nothing but decisions outcome. मतलब उन्होंने decisions को बहुत ज़्यादा important दिया है, बोला है कि decisions ऐसा है जिसको हम in the practical way में action कर सकते हैं उसके ऊपर। Organization as hierarchy organized will coordinate decision centered in internal and external equilibrium। मतलब decision को center में रखते हुए हम लोग हर एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल कहा गया है, दैट मीन्स लॉजिक बेस्ड होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या है, मीन्स एंड्स लॉजिक। मीन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेटिवनेस, मतलब मीन्स का मतलब होती है यहाँ पर कुछ गोल्स, ठीक है। मीन्स एंड्स लॉजिक मतलब रैशनल चॉइस पर कहा कि सिलेक्ट बेस्ट मीन्स और ऑल्टरनेटिव्स, मतलब आपके पास बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स होती है, उस ऑल्टरनेटिव्स ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, ऐसा कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसके थ्रू आपकी एंड मतलब आपकी गोल फुलफिल हो सके। तो यहाँ पर मीन्स का मतलब होती है ऑप्शंस एंड यहाँ पर एंड का मतलब होती है आपकी गोल, मतलब आपकी बहुत सारी ऑप्शंस होगा एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फुलफिल द गोल। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हायरार्किकल चेन ऑफ मीन्स एम्स टू अचीव ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें जो भी ऑल्टरनेटिव्स है, जो भी ऑप्शंस है, उसको हायरार्किकल वे में जाना चाहिए। वैल्यू फैक्ट डिक्टोमी इज डिसीजंस मेकिंग, मतलब रुको, selection of end goal are based on value judgment, whereas selection of means or alternatives of factual judgment। मतलब यहाँ पर वैल्यू जजमेंट की बात कही गई है, ठीक है। जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया कि डिसीजंस आर द कोर पोजीशंस टू टेक सम एक्शंस, इसीलिए डिसीजन लेने के लिए हमें जजमेंट होना होगा, वैल्यू बेस्ड जजमेंट करना होगा, ठीक है। किसके ऊपर, उस जो सिलेक्ट किया है हम लोगों ने ऑप्शंस उसके ऊपर। अब डिसीजन लेना होगा शुड ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्चुअल जजमेंट, ठीक है। प्रोग्राम बेस्ड एंड नॉन प्रोग्राम बेस्ड डिसीजंस, मतलब हमेशा हमें प्रोग्राम बेस्ड डिसीजंस लेना चाहिए रादर देन टू नॉन प्रोग्राम। क्या कहा गया है, प्रोग्राम का मतलब रिपीटेटिव, रूटीन, क्लियर गोल होना चाहिए, ठीक है। डिसीजंस प्रोसीड्यूर पहले से स्टेब्लिश होना चाहिए, और ये लेंगे कौन, लोअर लेवल के लोग। और नॉन जो प्रोग्राम्स होती है वो नोवेल होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है, वो विग्यू होगा, कॉम्प्लेक्स गोल होगा, तो वो लोग लेगा कौन, हायर लेवल की लोग। अब देखो दोनों चीजों को समझो, जो डिसीजंस होती है, ठीक है, जो डिसीजंस होगा वो डिसीजंस दोनों प्रकार के प्रोग्राम में लिया जाएगा। एक प्रोग्राम होगा
जो प्रोग्राम है और एक नॉन प्रोग्राम है। जो प्रोग्राम है वहां पर सब कुछ बहुत चीज सही है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड है, गोल सही है, क्लियर है, सब कुछ फॉर्मल तरीके से सब कुछ चल रही है, तो वो चीज की जो डिसीजंस है वो लोअर लेवल को छोड़ दो, लोअर लेवल के पास, क्योंकि वो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में है, डिसीजन लेने में आसानी होगा। मगर ऐसा कोई प्रोग्राम आ गया जहां पर क्लियरनेस नहीं है, वेग्यूनेस दिखाई दे रही है, कॉम्प्लेक्सिटी है गोल में, गोल क्या है वही पता नहीं है स्ट्रिक्ट तरीके से, तो ऑप्शंस कैसे क्रिएट करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, ये चीज लोअर लेवल के लोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा सिचुएशंस आ गया तो डिसीजन कौन लोग लेंगे, हायर लेवल की लोग लेंगे, ठीक है। Aims of rational choice: efficiency, maintaining internal stability, order and external equilibrium, environment adaptation for survival and growth of the organization। मतलब environment, ऑप्टिमल एनवायरमेंट होना चाहिए, थ्रू दिस एनवायरमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर हर एक चीज एडजस्टेबल एंड ग्रोथ भी होगा। अच्छा, अब देखो, फाइंड इट द प्रॉब्लम्स। पहले आप कोई भी डिसीजन कैसे लेंगे, आप पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो, फिर ऑल्टरनेटिव्स मतलब मीन्स को लो, ठीक है। अब देखो कम पैसे में सबसे बेनिफिट कौन सी मीन्स दे रही है उसको चूज करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो लास्ट एक टर्म है, वो है बाउंडेड रैशनली एंड सैटिस्फाइसिंग, सैटिस्फाइसिंग, ठीक है। बाउंडेड रैशनली का मतलब ये जो कहा अभी अभी हम लोगों ने रैशनल चॉइस थ्योरी पर कि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, पूरी गोल को फुलफिल करेंगे, ठीक है, जो कि डिसीजन अच्छा होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, तो ये पूरी 100% सभी चीजों में नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम लोग कभी कभी करते हैं ना, ठीक है ये नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा कोई ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज कहा जाता है कि पूरी 100% रैशनल चॉइस के साथ हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि वो कभी पूरा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा टफ होती है वो। अगर ऐसा हुआ 100% में से 90% अगर आपकी पूरा हो गया और वो आपको सेटिस्फाइड दे रही है, तो उसको हम बाउंडेड रैशनल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जिसकी थ्रू सैटिस्फाइसिंग, सैटिस्फाइड वर्ड से यहाँ पर सैटिस्फाइसिंग वर्ड आई है, जहां पर पूरी 100% नहीं हुआ मगर जो हुआ उसमें मैं सेटिस्फाइड हूं, इसको हम यहाँ पर सैटिस्फाइसिंग कहते हैं। क्लियर? अच्छा, चलो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और एक वीडियो आज ही मैं अपलोड करूंगी जहां पर डाउट क्लियर सेशन रहेगा, और उसके साथ साथ आप लोग मुझे एक चीज बता दो कि ये जो मैंने वीडियो क्रिएट करके अपलोड करूंगी, इस वीडियो पर कहाँ पर आप लोगों की डाउट्स है, तो मैं एक साथ सभी डाउट्स को क्रिएट करके एक वीडियो बना दूंगी जहां पर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप लोगों को, वो प्रॉब्लम उस सेक्शन सी का भी प्रॉब्लम्स मैं तो डिस्कस करूंगा ही। अगर आप लोग सेक्शन डी का प्रॉब्लम्स मुझे बता दिया तो मैं सेक्शन डी का भी जो डाउट्स है वो उस वीडियो पर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और 2 पॉइंट्स बाकी है जो मैं उस डाउट क्लियर सेशंस में बताऊंगी। अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि और कुछ नोट्स इसमें है या नहीं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, ठीक है। अगर कोई और मुझे थोड़ा सा नोट्स एंड कंसेप्ट मिला तो मैं डाल दूंगी, इसीलिए मैं अभी ये 2 पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, नहीं समझा रही हूँ। आप लोगों का काम होगा कि ये जो सेक्शन डी मैंने समझाया है इसमें कौन सी जगह आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं
आज ही एक डाउट क्लियर सेशंस अपलोड करूंगी, जहां पर सेक्शन सी का डाउट्स रहेगा, उसके साथ साथ मैं सेक्शन डी का अगर आप लोग मुझे बता देंगे तो वो भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। आई होप लेसन अच्छे लगे आप लोगों को, तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स हो रही है, जहां पर मैं कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी डिटेल्स नोट्स देने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, कोई भी पैसे नहीं लगेगा। आप लोग प्लीज मुझे हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, इस वीडियो को वायरल एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।